रोहित कुमार आप directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्त, कमाल का वीडियो सीरीज है। इसमें हम लोग शुरू कर दिए हैं प्रैक्टिस से। जैसा कि मैंने वादा किया था 3 क्लास 4 क्लास और 5 क्लास का, जैसे ही मैंने बोला था कि कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। वादा से मैंने पीछे नहीं हटा। आपके लिए जैसे ही मैंने 3 4 5 पूरे कंप्लीट हुआ वीडियो, नेक्स्ट आपका सामने है 150 मार्क्स का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको भाषा भी मिल जाएगा, भाषा के साथ सामान्य अध्ययन भी मिल जाएगा, यानी टोटल 150 नंबर। इसके अलावा आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश, कहीं से कुछ भी बचा नहीं है। टोटल 150 मार्क्स का है। आप देख सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट में कितना मार्क्स आप गेन कर पा रहे हैं। आप अगर इसमें अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं दैट मीन्स एक सीट आपका पक्का है। अगर नहीं कर रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा जो प्रैक्टिस सेट है, देखिए ढेर सारे प्रैक्टिस सेट अभी आने वाले हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं इस किताब पर कितना लिखा गया, 19 प्रैक्टिस सेट। मैं 19 का 19 प्रैक्टिस सेट इस बुक का कराऊंगा। इसके अलावा दूसरा बुक होगा तो उसका भी प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। उसी तरह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, कुछ भी नया लगे उसे नोट करिए। और साथ में बताना चाहता हूँ एक और बात कि अगर आप लोग को चाहिए, जी हाँ, अगर आप लोग को चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का जो ये बुक के अंदर सॉल्यूशन दिया गया उसका भी अगर आपको चाहिए वीडियो कि सॉल्यूशन भी सर करा दिए, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा सॉल्यूशन प्लीज़। जैसे ही लिखेंगे मैं अगला नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन ला दूंगा। थोड़ा मेहनत मुझे लगेगा लेकिन सॉल्यूशन ला दूंगा। सेट नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट की बात करें तो 150 मार्क्स का ये प्रैक्टिस सेट है। 150 मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे आपको, जिसमें से 120 मार्क्स पे आपके बनते हैं रिजल्ट। ये जो 30 मार्क्स होते हैं ये सिर्फ पास मार्क्स होते हैं। इसके आपके 30% मार्क्स लाने रहते हैं, यानी कि 9 क्वेश्चन 30 में से 9 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करने हैं। नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं बन पाएगा। रिजल्ट 120 पे बनेगा, बट आपको इस 30 क्वेश्चन में से 9 कम से कम सही करना है। 10 11 15 जितना हो जाए वो अच्छी बात है, ठीक है। ये जो शुरू का 30 क्वेश्चन देख रहे हैं ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है। तो आइए इसको ही शुरुआत करते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। आप जवाब दे पाएंगे, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ आपने जवाब दिया। आसान क्वेश्चन है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मस्कुलिन। मस्कुलिन का मतलब होता है पुलिंग। पुलिंग ऑफ काऊ, गाय का पुलिंग इसमें कौन है? फ्रॉम द वर्ड्स, तो इसका मतलब होता है सांड। बहुत लोग नहीं जानते होंगे। स्टैलियन मतलब होता है, स्टैलियन मतलब सांड होता है, तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। स्टीर का मतलब होता है बछड़ा, बछड़ा। बात समझ में आया? स्टीर का मतलब बछड़ा। ड्रेक का मतलब DRAK, ड्रेक का मतलब होता है नर बत्तख, नर बत्तख, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा, अगर आपको ठीक लग रहा है सेशन। मैं थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे ये, हाँ, ताकि अच्छे से देखें। सेकेंड क्वेश्चन है, आई गॉट इट रॉन्ग। इट वॉजंट द रेड वन बट द ब्लू वन। विच वर्ड इज द अबव सेंटेंस इज यूज्ड एज ए कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। ऐड कौन कर रहा है? तो बट ऐड करता है ना, देख रहे हैं, एक इधर बात है और एक इधर बात है, बीच में जोड़ रहा है। तो आंसर क्या टिक मारिएगा? बट। मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर। ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग डैश। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है इसमें। टॉकिंग अबाउट, बात समझ में आया? ये एक साथ चलता है। टॉकिंग अबाउट मतलब किसी चीज़ के ऊपर बात करने को बोला जाता है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का उल्टा क्या है? अम्यूजिक मतलब होता है, म्यूजिक से याद रखिए मनोरंजन, मनोरंजक। कोई भी चीज़ अगर मनोरंजक हो, जिससे कि आपको मज़ा आता हो, अम्यूजिंग बोलते हैं। विनोदी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ क्या करा? अपोजिट, इसका उल्टा मीनिंग। फनी, ह्यूमरस और बोरिंग। तो आप खुद समझ गए होंगे, बोरिंग मतलब मज़ा नहीं आने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड
फ्लावर को ऐसा सजा दिया गया है कि बहुत अच्छा लगता है, उसको क्या बोला जाता है? बता पाएंगे क्या आप? फनी मतलब मजाकिया था, मजाक जिससे होता है, हैमरस, ये सब समझ रहे होंगे। 5 नंबर का बताइए मुझे। एथिस्ट है, बकेट आंसर हो जाएगा, बकेट। यस या नो? तो आप कहेंगे यस। बकेट का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। तो जब फ्लावर ढेर सारा एक जगह इकट्ठा करके सुंदर से सजा देंगे तो क्या कहलाएगा? गुलदस्ता कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंड फादर, बिलोंग टू, ये सभी क्या है? पुरुष है, तो मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं इसको। इसमें कहीं भी फीमेल नहीं ना है, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? तो मस्कुलिन जेंडर के अंदर आएगा। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। ह्यूमन के ही जैसा क्या है? ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानवीय। ह्यूमन मतलब मानवीय, इसी के जैसा क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? काइंड। काइंड मतलब भी होता है मानवीय या दयालु। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएंगे आप। एट प्रश्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर करूँ थोड़ा सा। हैव ट्रस्ट डैश गॉड, इन गॉड होता है। भगवान में विश्वास करें आप, भगवान में विश्वास करें एंड डू द राइट, और सही होगा। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, इन भराएगा। ट्रस्ट इन गॉड होता है। कभी कभी ऑन भी देखने को मिलेगा, ट्रस्ट ऑन गॉड, तो घबराएंगे नहीं, ऑन यहाँ नहीं दिया है, तो इन आंसर इसका अप्रोप्रिएट होगा। अब क्या है ना, हिंदी है, यहाँ से 8 क्वेश्चन रहते हैं। अब इसको आपको पढ़ना है और आंसर देना है। तो आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। वह माह नवंबर की शुरुआत थी, वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरदकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायी गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की क्या लिखा हुआ है, वाकफियत हासिल करे। और ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। एलोपुर में चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। अब आपको आंसर देना है। पहला नंबर, सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लग रहे थे? आंसर हो जाएगा पिकनिक के समान होने के कारण। उनको कैसा लग रहा था? ये जो कैंप था, ये कैंप उनको कैसा, पिकनिक के समान उनको फील हो रहा था, इसीलिए। अंडरस्टैंड? इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए। ये जो आपने पढ़ा, क्या उपयुक्त शीर्षक होगा? शरदकालीन दौर का मजा, निरीक्षण का कार्य, उपयुक्त, अच्छा एक कर्तव्य भी था ऊपर 10 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? शरदकालीन दौर का मजा। ये आंसर सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि शरदकालीन ठंड के दिनों की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हासिल मतलब प्राप्त करना, गवाना, प्राप्त, लब्ध। तो ये गवाना हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, हासिल का ही उल्टा हो गया, पर्यायवाची ये नहीं है। अंडरस्टैंड? लब्ध मतलब उपलब्धि से ही बना हुआ है लब्ध, प्राप्ति मतलब समझ ही रहे होंगे, प्राप्त करना। समझ रहे हैं? और आइए आगे बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, यहीं तक था, ये जो पैराग्राफ का आंसर यहीं तक था, यहाँ से बदल गया क्वेश्चन, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली का काव्य पंक्ति किनकी है? ये कौन लिखा है, कहने का मतलब ये है। तो 12 का आपको ये सब थोड़ा सा, अगर आपने क्लासेस पढ़े हैं NCERT तो आप बता पाएंगे, नहीं तो आप धीरे धीरे याद करिए। मैं बहुत सारा सेट कराऊंगा, तो धीरे धीरे याद करते चलना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा का काव्य से लिया गया पंक्ति है। क्लियर है? मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी है? महादेवी वर्मा।
स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मतलब छुआछूत से बीमारी हो उसको क्या बोला जाता है? संक्रामक, संक्रमणीय, संक्रमित। तो संक्रामक बोला जाता है कि संक्रामक बीमारी है, ये फैलेगा। बात समझ में आ रही है ना? 13 क्वेश्चन अभी तक किया है। कितना टाइम लगा? 8 मिनट लग गया, क्योंकि समझना और समझाना भी है, ऐसे ही नहीं कुछ भी मतलब बक देना है। बात समझ में आ रही है? मेरा मेहनत रंग लाना चाहिए, आपको एक सीट मिलनी चाहिए, बस मेरा इतना ही इच्छा है, ज़्यादा नहीं। आप देख रहे हैं वीडियो अच्छे से, आपको एक सीट मिल जानी चाहिए, मेरा उसी में खुशी है। मैं चाहता हूँ कमेंट्स में बार बार लिखे स्टूडेंट्स कि मुझे एक सीट आपके वजह से सर मिला, इससे ज़्यादा मुझे खुशी कभी नहीं मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम होता है, एक देखिए, एक समझिए, तद्भव और तत्सम दो चीज़ है। तत्सम मतलब संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। तद्भव मतलब भाव बदल गया, तद्भव भाव बदल गया। तत्सम सेम है, मतलब यहाँ जो भी चीज़ लिखा होगा अगर संस्कृत में भी सेम लिखा जाता होगा तो आंसर हो जाएगा। पंख तद्भव शब्द है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, पत्थर तद्भव है। प्रकट आपको तत्सम है, ये आंसर हो गया। प्रकट संस्कृत में भी प्रकट होता है और हिंदी में भी प्रकट होता है, तत्सम यही हुआ। तो आपको डिफिनीशन भी पता चल गया तत्सम तद्भव का। अंडरस्टैंड रखिएगा इन चीज़ों को। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य जो एक से ज़्यादा वाक्य आपस में मिला हो उसे मिश्र वाक्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 15 का आप आंसर देंगे। पहले पढ़ लेते हैं। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊँगा। मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊँगा। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊँगा। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। ये आंसर सही है। मिश्रित वाक्य की बात करें तो ये सबसे अच्छा है। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। ये मिश्रित है, दो वाक्य एक साथ मिला हुआ है, एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। कैसे से समझिए। कर्नाटक कब जाएंगे? जब मुकेश मेरे पास आता। यदि मुकेश मेरे पास आता तब मैं कर्नाटक जाता, ये इस पे आश्रित है। इसमें देखिए, मुकेश मेरे पास आते ही मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, आश्रित नहीं है। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा, ये भी मतलब आश्रित नहीं है। आंसर थर्ड प्रॉपर आंसर है इसका। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। यह है मुहावरा आपका अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना मतलब अंत में जाके कुछ बिगाड़ दिया गया, तो आंसर का परिणाम खराब कर देना। अंत बिगड़ने का मतलब क्या है? रिजल्ट जो है खराब कर देना। यही आंसर इसका एप्रोप्रिएट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर चमक गया है। वह रोज देर से उठता है। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? तो आप आंसर देंगे सामान्य वर्तमान काल है। वह रोज उठता है, ता है ती है लगा रहता है, वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड कर गए? आइए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दें। आपके सामने यह रहा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सा क्रिया करते हैं? फिर से सुनिए। क्रिया का फल कर्ता पर न पड़, कर्ता पर पड़ा ही नहीं, पढ़कर कर्म पर पड़ रहा हो तो उसको क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इनमें से क्या आंसर होगा? तो आपको डिफिनीशन यहाँ याद है क्या? सकर्मक क्रिया बोलते हैं उसको। फिर से सुनिए। जिस क्रिया का फल, ये स्टार मार के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है 19 नंबर। जवाब दें। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अब मैं कथन दिखाता हूँ, अलंकार से रिलेटेड आपको आंसर देना है। सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। पहले वीडियो ये है, कैसा लग रहा है आप जरूर मुझे बताएंगे, क्योंकि ताकि मैं कुछ सुधार करना हो तो अभी से ही कर दूं। कुछ भी अगर नया इसमें चेंज कराना चाहते हैं वो चीज़ आप हमें बताएंगे, हम उसको चेंज कर देंगे आपको। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देने का कोशिश करिए। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। कह रहा है तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। ये सही बात लिखा गया है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति को ही लटानुप्रास कहते हैं, ये सही है। शिष्ट क्या लिखा गया है? शिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन संश्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार जो है ये भी सही है इसका। शिष्ट, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। शिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार, ये भी सही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भिन्नार्थ। अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहा जाता है, ये भी सही है।
बात समझ में आ रहा है? यानी तीनों इसके सही है तो आंसर क्या मारिएगा, एक से ज़्यादा मारिएगा। यहाँ तीनों डिफिनीशन है, आप इसको अच्छे से नोट कहीं कर ले और याद करने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये काम का है। 3 चीज़ का डिफिनीशन यहाँ आपको अलंकार का मिल गया, 3 पार्ट अलंकार का आप यहाँ से समझ सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड शब्द रहते हैं अलंकार के लिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संस्मरण है, वाग्मय है, व्याख्या है। इसमें स्त्रीलिंग पूछ रहा है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा व्याख्या। व्याख्या जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, वो दोनों पुल्लिंग था। गारी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गारी वाला, गारी वाला प्रत्यय उपसर्ग। उपसर्ग लास्ट में लगता है, किसी शब्द के लास्ट में उपसर्ग पहले लगता है। तो आंसर क्या देंगे 21 का? 3 वाला। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। पूछा प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग जो होता है वो शुरू में आकर लगता है, प्रत्यय बाद में आकर लगता है। उल्टा मैं मिस्टेक से बोल दिया था। तो इसमें बाला लगा हुआ ना, गारी के अंदर बाला लगा होता है, बाला आपका प्रत्यय हो जाएगा। अच्छे से मुझे लग रहा है ये सारी बात समझ रहे होंगे, डिफिनीशन भी मिलते जा रहा है। अंकुश न मानना, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न डरना। कुछ भी आप पर हम पे अंकुश लगाइए, मैं आपका बात नहीं मानूंगा। तो क्या हो जाएगा? डर ही नहीं है इसका मतलब। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि संधि विच्छेद करना है। देखिए, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपके माइंड में भी सारी बात आने लगेगा। सर्व जोर ऊपरी, सर्व जोर ऊपरी पहला ही सही हो जाएगा, इसको सर्वोपरि कहते हैं। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह पहचान कर आप बताइए इसमें अल्प विराम क्या है? कॉमा को अल्प विराम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो दिया गया है इसको बोलते हैं अर्ध विराम। ये क्या है? अर्ध विराम है। बात समझ में आया? ये जो है इसको कॉलन बोलते हैं, इसको उदाहरण चिन्ह। ये क्या है? उदाहरण के लिए दिया जाता है। कोई चीज़ उदाहरण में लिखना होता है तो इसके अंदर लिखते हैं, कॉलन के अंदर उदाहरण कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो समझ ही गए, ये है अल्प विराम, छोटा सा एक विराम के लिए अल्प विराम। ये है आपको अर्ध विराम। चलिए, ये सब चीज़ धीरे धीरे समझते चलिए। बहुत सारी बातें मैं अभी आपको सिखा दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब कहे ना, प्रैक्टिस सेट इतना करा देंगे कि धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। आपको बस समझना है, जो नए बात लगे उसको नोट करते रहना है। 25 नंबर का रहा है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए ज़रा। ये हो जाएगा आप निषेधवाचक, निषेध हो रहा है ना, मना ही हो रहा है, निषेधवाचक कहलाएगा ये। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो किस प्रकार का समास कहलाता है? मतलब अलग मीनिंग चला गया। 2 पद तो था ही, लेकिन मीनिंग कहाँ गया? तीसरा पद पे चला गया। एकदम आसान है, हर एक बच्चों को याद है। तो उसको बहुब्रीहि बोलते हैं। बहुब्रीहि एकदम ट्रिक अच्छा है। बहु भाग गई, बहु एक ही को में लगा हुआ है, बहु भाग गई मतलब कहीं अलग मतलब लेके चली गई। बहुब्रीहि, बहु बाहर भाग गई, जो भी याद रखिए, इससे याद रहता है अलग मतलब चला गया, मतलब अलग ही निकल गया। 27 नंबर है, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ जो लिखा गया है समिति समिति समिति, कौन सा सही है? बता पाएंगे क्या? बता पाएंगे? बोल के ही देखिए। समिति क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सही, दोनों इधर से होगा समिति, क्योंकि इधर से जब आता है तो ऐसे ये क्या है पता है? समिति, इसको पढ़ेंगे समिति, समिति ऐसे बोलेंगे, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं? समिति समिति समिति, कहीं भी लोड नहीं हुआ, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। और ये तो होता ही नहीं है, तलब्बे सा वाला। 28 नंबर है कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, स्त्रीलिंग होता है, सही है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध बता रहा है ना, मेरी पुस्तक है, तो क्या बता रहा है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संबंध बता रहा है। 29 नंबर और 30 नंबर एक साथ करें, सॉरी नहीं हो पाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निगेटिव है, ध्यान रखिए। आलोचना का निगेटिव कौन है? आलोचना करना, समीक्षा करना, सोचना, टिप्पणी करना। समझ गए होंगे? इतना ही समझाने से 3 नंबर। सोचना अलग जा रहा है मतलब। 30 नंबर का रहा है तालव्य, मैं थोड़ा ऊपर करूँ, अब बताइए। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य होना चाहिए, मतलब ऊपर से जीभ सटाकर आप बोलेंगे। महाप्राण मतलब थोड़ा लंबा खींच के बोलेंगे। घोष और व्यंजन वर्ण होना, घोष भी होना चाहिए मतलब थोड़ा देर तक, और व्यंजन वर्ण बताइए कौन सा है? बहुत आसान है, उसको बोलते हैं झ। झ बोल के देखिए, झ देखिए जीभ ऊपर सट रहा है आपका, तालव्य हो गया। महाप्राण लंबा समय लग रहा है, झ। घोष वर्ण लंबा घोष हो रहा है, झ। और व्यंजन वर्ण तो है ही है, व्यंजन स्वर तो है ही नहीं। अंडरस्टैंड?
मुझे लगता है अच्छे से इतनी बातें आपने समझ गया। और आप देख लीजिए, अगर आप जवाब दे रहे थे तो आप पता करिए कि कितना आपने सही किया। अब सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। यह हर एक स्टूडेंट के लिए काम का है। ये जो सामान्य अध्ययन अब मैं बात करूँगा, ये सामान्य अध्ययन किसी एक क्लास के लिए नहीं है। आप चाहे 6 to 8 का कोई तैयारी कर रहा हो, 9 10th कर रहा हो, 11 12th कर रहा हो, या कोई क्या कर रहा हो 1 to 5 कर रहा हो, सभी में आते हैं सामान्य अध्ययन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, आपका लेवल थोड़ा सा आसान रहेगा 1 to 5 में, 6 to 8 में और हार्ड हो जाएगा, ऐसे आगे हार्ड होता जाएगा। यदि दिए गए 5 पर 6 पन x यहाँ कॉमा है, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 का माध्य 11 है तो x का मान ज्ञात करिए। कैसे बनेगा? सारे को जोड़ना है और जितना संख्या उतना से भाग देना है। तो x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8, सारे को मैंने प्लस में लिख दिया। कितना पीस हुआ? 1 2 3 4 5 पीस हुआ। अब कैसे जाने? यहाँ कॉमा से देखिएगा, कॉमा के इधर एक पीस, यहाँ कॉमा है तो ये पूरा x + 2 दूसरा नंबर हुआ, और x + 4 तीसरा नंबर, और x + 6 चौथा, और ये 5वां हो गया। तो 5 पीस हो गया। बराबर में डाल दीजिएगा 11 सॉरी, बराबर में 11 डाल दीजिएगा। ये 5 जाके इधर गुना होगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 1 गो x, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, यानी 5x प्लस 8 6 14, 14 4 18 19 20। तो यहाँ क्या आया? 20 उधर घटा दीजिए। 5x = कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 5 7 35 से x का मान कितना आ जाएगा? 7। पहला नंबर ऑप्शन आपके आंसर हो गए। एक सेकंड में पानी पी लूँ, हिचकी आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 बैकग्राउंड से नवाज जाएगा, उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है जिसे 285 1249 में भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेष बचेगा। तो पहले देखिए कितना दिया? 285, 9 शेष बच रहा है। 1249 में से घटा लीजिए कितना? 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1242, और यहाँ आ जाएगा 276। यहाँ 276 आया, यहाँ इतना आया। इन दोनों का आप क्या कर देंगे? HCF आप निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, मौसा निकालना है आपको। मौसा निकालने आता है तो छोटा से बड़ा में लगाया जाता है। 4 दूनी 8, 4 बार में लगाता हूँ। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा। 7 चौका 28 30 के 0 हासिल 3 हो जाएगा। 4 दूनी 8 3 11 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया, 8 4 12, ये बच जाएगा 3, और यहाँ 1 आ जाएगा। अब नहीं लगेगा तो 276 नीचे ऐसे उतार लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यस सर आ रही है। 138 से 2 बार में कट जाएगा। 38 दूनी 76, तो HCF क्या आ गया? 138। आंसर क्या हो जाएगा? 138। 32 का क्या हो जाएगा? पहला नंबर आंसर। फिर से क्वेश्चन को समझिए और कैसे सॉल्व किया उसको समझिए। कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी से बड़ी जब भी कहेगा तो HCF होता है, ये ध्यान माइंड में आ जाना चाहिए आपको। LCM कब होता है? छोटी से छोटी रहे तो। बड़ी से बड़ी में HCF करना होता है, लेकिन इसमें भाग देने पर शेष क्या आना? 9 और 7 आना चाहिए। तो आपको 9 और 7 घटा देना है, उसके बाद आपको HCF निकाल देना है, पहले नहीं। ये देखिए, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन कुछ है। ABCD 5 अंकों की संख्याएं हैं। अच्छा, 5 अंक की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है। इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आपके सामने ये रहा बनाकर संख्या 5 4 बार बनाया गया है संख्या। ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हाँ, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, हल्का सा। जी, पूरे ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी आप अच्छे से इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत आसान है। आप क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ा A है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 है और 9 सबसे बड़ी डिजिट है। इससे कोई बड़ा डिजिट है नहीं कि यहाँ भरिएगा। इन सब जगह पर अधिक से अधिक आप 8 डाल सकते हैं, तो सबसे बड़ा संख्या इसी से बनेगा। पाँच बच्चे जिसका नाम है अरुण, भूवी, चारू, दीपक और एमी किसी पंचमुख आकार के मेज के किनारे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अच्छी बात है। एमी तथा चारू के मध्य भूवी है। एमी के दाईं ओर दीपक बैठा है, तो बताए चारू के बाईं ओर कौन बैठा है? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पिक्चर का सहारा लेंगे, एक गोल ऐसे करिएगा, 5 इस पे लाइन खींचिएगा, 1 2 3 4 और एक नीचे से कर दे रहा हूँ 5।
मेज पर किनारे मुँह करके बैठा है। एमी, गौर से देखिएगा, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एमी चारू के मध्य भूवी है। एमी और चारू के मध्य, तो एमी और चारू लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लीजिए। मैं यहाँ एमी लिख देता हूँ। एमी और चारू के मध्य कौन है? भूवी है। हो गया भूवी, एमी चारू के मध्य। एमी के दाईं ओर दीपक है। एमी के दाईं ओर दीपक है। एमी के दायां साइड ब्लॉक हो गया, इधर फेस है तो इधर ब्लॉक हो गया। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये भूवी नहीं होगा, भूवी यहाँ होगा, यहाँ दीपक होगा, और चारू यहाँ नहीं, चारू यहाँ होगा। अब देखिए सेट बैठ गया। एमी और चारू के बीच भूवी हो गया, एमी के दायां साइड में दीपक हो गया। क्योंकि यहाँ आप अपने आप को इधर का मैं चेहरा करके खड़ा कीजिए, एकदम छोटा सा साइज अपना बना के यहाँ पे, कि इधर चेहरा है आपका, तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर। कह रहा है दीपक राइट में बैठा है, दाईं ओर बैठा है, तो दीपक यहाँ बैठेगा तो भूवी उधर जाएगा। भूवी उधर जाएगा तो चारू को यहाँ ले जाना होगा, तभी तो एमी और चारू के बीच में भूवी आएगा। तो बताया चारू के बाईं ओर कौन है? चारू के दायां तो ये है, इधर का मैं अपने आप को चेहरा करिए, और इसका दायां इधर है, तो बायां कौन बचा? एक ही को बंदा कोई बचा हुआ है, जिसका नाम नहीं अरुण होगा, क्योंकि अरुण का नाम कहीं भी नहीं आया, तो अरुण ही होगा। तो आंसर क्या मारिएगा? 34 का 2 अरुण। कितना समझ में आया ये आप जानिए, लेकिन मैंने आपको एकदम अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयत्न किया। कोई भी दिक्कत है तो पीछे करिए, एक बार और देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? पहले तो आप जानिए 64 को आप 7 से भाग दीजिए, सप्ताह पता करिए कितना आएगा। तो 9 सत्ते 63, एक आएगा, मतलब एक ऑड डे आ गया आपका। तो सोमवार में एक प्लस कर दीजिए, मंगलवार आपका आंसर आ गया। फिर से सुनिए क्या करना है, जितना दिन देगा और कहा है कि सोमवार को पड़ता है तो उसके अगला आगे पड़ेगा 64 दिन, तो 7 दिन पर तो रिपीटे होता है, तो 7 से भाग दे लीजिए, जितना दिन दिया हुआ है उतना हटा दीजिए, और ऑड नीचे कितना बचा उतना ऐड कर दीजिए। यहाँ 2 बचता तो यहाँ पे सोमवार में मंगल बुध ही आंसर होता, नहीं तो मंगलवार हो गया। समझा दिया मैं अच्छे से, रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेम को इतना लिख दिया गया है और मॉक्ड जो भी हो को इतना लिखा जाता है। इस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप एक चीज़ समझिए, F 6 नंबर पर ABCD में आता है, 6 पे लिखा गया है, लेकिन L जो है 12 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ 9 लिखा गया है। इसका एक क्लियर मतलब हो गया कि एक चीज़ देखिए, इधर से 2 नंबर पे M है और M का कोड क्या है 3, और इसमें M पहले है और इसका कोड 3 है, यानी कि ये जो है इसका कोड दिया गया है। अब देखिए F, तो F इसमें यहाँ पे है, तो इसका कोड यहाँ क्या है 6, तो F के लिए 6। ए कहाँ पे लिखा हुआ है? 3 नंबर पे में है, तो 3 नंबर पे 4 है, तो 4 लिख लेंगे। सी कहाँ है? यहाँ पे है, इधर से 2 नंबर, तो इधर से 2 नंबर 7 है, तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा गया? टी यहाँ लास्ट में है, तो लास्ट में 2 है, तो 2 लिख लेंगे। ये कहाँ पे ऑप्शन में है? 6 4 7 2, यही आंसर होगा ए नंबर। कितना हो जाएगा? 36 का ए नंबर। कैसा लग रहा है? समझ में आ रही है बातें? बताएंगे ज़रा आप। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जिस अंदाज में आपको समझा रहा हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई परेशानी हो कमेंट्स में बताइए, क्योंकि पहला ही सेट है ये। कोई भी चीज़ आप सुधारवाना चाहते हैं, सही करवाना चाहते हैं, मैं कर दूंगा अगले सेट से। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। पक्षी जैसा घोंसला, पक्षी घोंसला से संबंधित है, आदमी किससे संबंधित है? तो आदमी घर में रहता है, पक्षी घोंसला में, आदमी घर में रहता है। आंसर हो गया, इतना आसान तो था। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी की औसत उम्र 15 वर्ष है। फिर से सुनिए, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है, औसत उम्र 15 वर्ष है। इनमें 5 विद्यार्थी की औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थी का औसत उम्र 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी का उम्र बताइए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 9 और 5 विद्यार्थी का औसत 14 और 9 विद्यार्थी का औसत इतना, तो 9 5 14 हो गया, एक वो बंदा बच गया। तो क्या करिएगा सुनिए, पहले 15 में 15 से गुना करिए, टोटल बच्चा का औसत निकालिए, 225 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब फिर देखिए 14 है ना, तो 14 पचे 70, 70 और 16 44 से 144। इन दोनों को जोड़िए और इसमें से घटा लीजिए। बात समझ में आ रहा है? आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 15 बच्चा का है, यहाँ से टोटल 14 बच्चा का हो जाएगा। तो 4 7 4 11 यानी 214 आएगा। तो 214 इसमें से घटाइए, 225 में से 214 जाएगा,
तो 200 से 200 हट गया, 14 और 6 इधर, 5 6 5 11, आंसर आ जाएगा 2 नंबर। 38 का क्या हो जाएगा दोस्त? 2 नंबर। कोई परेशानी तो नहीं हुआ होगा। अब आइए 39 नंबर करते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर पता करता है कि नदी के दूसरे किनारे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह व्यक्ति किनारे से 24 मीटर दूर जाता है तो उन्नयन 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। देखिए, ये मान लीजिए बंदा खड़ा है, नदी के दूसरे तरफ, ये बीच में नदी है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर ये दूर चला गया, यहाँ से देख रहा था। देखिए, नदी के दूसरे किनारे पर खड़े एक पेड़, ये जो पेड़ है ये बीच में नदी है और यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, ठीक है। 60 डिग्री का बना रहा है। जब ये दूर चला जाता है तो 30 डिग्री का हो जाता है। बात समझ में आ रही है? 24 मीटर दूर जाता है, ये 24 है, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गई? 24। तो मान के चलता हूँ यहाँ x था और ये h मान लेता हूँ कि h ऊंचाई का पेड़ था। नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए, x का मान निकालना है। मैं इधर करके अब आराम से बनाता हूँ, समझिएगा, और कुछ का ज़रूरत नहीं है, इतना ही से हो जाएगा। सबसे पहले आप लगाएंगे tan 60। tan का मान p/h होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए, p/h होता है। p का मान यहाँ पे इसके हिसाब से ये p होता है और नीचे b होता है, सॉरी p/b होता है, माफ़ी चाहते हैं। इसके हिसाब से ये h हो गया और नीचे x है, इतना ही आ गया। tan 60 का मान आपको रूट में पता होना चाहिए। जैसे tan 60 का मान होता है √3 h/x। यहाँ से h निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा? x√3। ये इक्वेशन पहला है, याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इस बार भी हो जाएगा p/b, p का मान h और b यहाँ से यहाँ तक यानी 24 + x, तो h/24 + x। इसका मान होता है 1/√3, ये ध्यान रखिएगा, h/24 + x। यहाँ से क्या करिएगा कि h निकालना है, h तो इधर आ जाएगा √3h = 24 + x, क्योंकि 24 में 1 से गुना करेंगे सेम रह जाएगा। अब ये √3 यहाँ से हटेगा और कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला आएगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन 2 को, दोनों h ही का मान है तो दोनों का बराबर कर सकते हैं। तो x√3 = 24 + x बटा के नीचे √3, ये √3 से √3 गुना होगा तो 3 आ जाएगा। तो 3x = 24 + x, ये इधर आके घट जाएगा तो 2x, यहाँ बचेगा 24। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? x का मान आ गया 6। नदी की चौड़ाई कितनी हो गई? कहाँ गलती किया मैं? 12 दूनी 24 होता है ना। देखिए ये इतना छोटा गलती कर दिया, 12 दूनी 24, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना हुआ, होना भी नहीं चाहिए। मैं हूँ यहाँ पे तो आपको दिक्कत कैसे हो सकता है? होने ही नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे दिक्कत। किसी शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतना है तो 1 वर्ष पहले आबादी क्या थी? मान के चलिए x था और 5% बढ़ गया था तो 105% हो गया होगा। तो नया आबादी कितना होगा? 1,85220। ये परसेंट हटेगा, बटा में 100 आएगा। 2 जीरो इस पर बढ़ा दीजिए, 105 से भाग दीजिए। इसको मैं यहाँ काट दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 105 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं 2 जीरो यहीं पे बढ़ा रहा हूँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो इसके अंदर। 5 से काटता हूँ, 7 से भी कट जाएगा। 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 1 जा 5। 5 से काटते हैं, 5 3 15, 35 हो जाएगा। 5 7 35, 0, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 0 0। हाँ हे माता रानी। 3 से काटते हैं, 3 7 21, समझ रहे हैं? 7 नीचे आ जाएगा। 3 से यहाँ काटने जा रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 8 24, 2 जीरो। अब 7 से काट दीजिए इसको। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना हासिल बचेगा? 7 6 42, सॉरी 7 7 49 लग जाएगा। उसके बाद लग जाएगा आपका, अब लगेगा 7 6 42, 7 चौक 28, 00। आंसर आ जाएगा आपका 2 नंबर। समझ में आया? बेसिक सा था, तरीका मैं बता दिया कैसे क्या हुआ। स्टेप कैसे बचाता हूँ आप देखते हैं। इधर कट किया, यहीं पे हम कैलकुलेशन शुरू कर दिए। ये नहीं कि फिर लिखेंगे एक लाइन, ऐसे नहीं एग्जाम में करना है, समय को बचाना है।
बार बार लिखेंगे आपका समय उतना लैप्स होगा। इतना कम लिखिए, वहाँ पे कोई आपका सोल्यूशन देखने नहीं आ रहा है। कुछ भी लिखिए, फार चीज करिए, लेकिन रिजल्ट तक पहुँचिए। 41, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, लाइट जल रही है, अंधेरा हो रही है थोड़ा सा, इवनिंग में मैं शूट कर रहा हूँ। नीचे दी गई अक्षर संख्या श्रेणी में आने वाला पहला पद ज्ञात करिए। ये आपके सामने एक सीरीज दिया गया है 41 का। देखिए जेड 26 नंबर पे आता है और ये 23 नंबर पे आता है। देखिए जिन लोगों को ABCD में दिक्कत है, ABCD जैसे मैं आपसे पूछूं क्यू कितना नंबर पे आता है, मुझे पता है 17 नंबर, M कितना नंबर तो 13 नंबर, मैं कुछ भी आप पूछेंगे हम बता देंगे। W कितना तो 23 नंबर, हमसे पूछेंगे V कितना तो 22 नंबर, हमको सब याद है। कैसे याद है, इसको जानना है तो आप मेरे ही चैनल पर जाइएगा। एक जगह रीजनिंग का होगा वीडियो, आपको खोजना पड़ेगा थोड़ा सा, रीजनिंग करके लिखा होगा, कोडिंग डिकोडिंग, थोड़ा जाकर खोजिएगा प्लेलिस्ट में, कोडिंग डिकोडिंग, या सर्च कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग बाय रोहित सर, directstudy.com ऐसा करके देख लीजिए, कहीं आ जाए। मेरा बड़ा चैनल नहीं है तो शायद ना आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके थोड़ा सा देख लीजिएगा रीजनिंग का। उसमें कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया हूँ। आप विश्वास करें, उसमें ना थोड़ा देर पढ़ लेंगे ना, पूरा रट जाएंगे, आपको पूरा याद ही हो जाएगा। जी हाँ, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा आपको कि ABCD कौन कितना नंबर पे आता है। ऐसा ट्रिक से याद कराया हूँ, गजब का ट्रिक है। मतलब एक बार वीडियो देखिए, अगर ज़िंदगी में कभी भूल गए तो आप मेरे से पढ़िएगा नहीं, ऐसा है। सर्च कर लीजिए थोड़ा सा, या मैं करता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। इतना मैं मेहनत करूँगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं ये याद से डाल दूँगा। तो आइए मैं आप बताता हूँ। जैसे ये 26 नंबर पर आ रही है, ये 23 नंबर पर 3 कम गया, और ये 20 नंबर पे, तो 23 में फिर 3 कम गया, ये 17 नंबर, और ये आ गया 14 नंबर। तो 14 में से 3 जाएगा, 11 नंबर पे के आएगा। तो जिसके पहले के है वही आंसर होगा, ये नहीं हो सकता। क्लियर है। अब देखिए यहाँ ए है, और इसमें क्या हुआ है, ए में दिमाग लगाइए, ए में फिर क्या हो गया है, 2 बढ़ गया है, तो 3 नंबर पे सी आता है, फिर इसमें 2 बढ़ गया, तो 3 और 2 5, 5 में ई आता है, फिर 2 बढ़ गया, 5 और 2 7, 7 पे आपका जी आता है, 7 और 2 9, 9 पे आई आता है, 9 और 2 11, 11 पे के आता है, यानी कि यही आंसर होगा। शुरू में भी के, लास्ट में भी के, बीच में कुछ भी हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा। वैसे भी आप देख सकते हैं, 1 था, 8 था, 27 था, क्यूब लिखा हुआ था, 125 216 सॉरी 125 के बाद 6 का क्यूब 216, ऐसे ही पकड़ सकते थे। समझ में आया कैसे मैं ट्रिक से बताया, ये रीजनिंग का था। चलिए 42, लड़कों की किसी पंक्ति में अमर का स्थान बाएं से 16वां है। अगर ये लाइन है तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो बाएं से 16 नंबर पे कौन है, तो इसका नाम है अमर। ये 16 नंबर पे है, तो इसके पीछे 15 नंबर पे होगा, ये 16वां पे तो खुद ही है। और दाएं ओर से विशाल का स्थान 18वां है। इधर से अगर मैं विशाल की बात करूं, विशाल का 18वां है, अच्छी बात है, 18 तो इधर 17 बच्चा होगा। सतीश का स्थान अमर के दाएं से 11वां है, अमर के दाएं से, तो अमर यहाँ पे है तो इसका राइट साइड इधर होगा, दाएं से 11वां है, तो मान लेता हूँ यहाँ पे है अमर, सॉरी क्या नाम है, अमर, हाँ 1 मिनट, सतीश है, सतीश जो है इधर से 11वां नंबर पे है, ये 11वां नंबर पे है, ठीक है भाई। तथा विशाल के दाएं से तीसरा है, विशाल के दाएं, इसका दाएं इधर है, बाएं इधर, दैट मीन्स विशाल यहाँ पे होगा, विशाल यहाँ नहीं हो सकता। बात समझ में आया, विशाल यहाँ पे कहीं पे होगा, और 18 नंबर पे विशाल है, और इसके दाएं ये तीसरा नंबर पे है, तो इसके बीच में यहाँ दो व्यक्ति होगा, यहाँ 2 व्यक्ति होगा। ये 16 नंबर पे है, और इसके 11 नंबर पे ये है। बात को समझिएगा ज़रा, बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। मैं इसको थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे है अमर, यहाँ पे मान के चलिए विशाल, जैसा कंडीशन का वही मैं किया हूँ। बीच में आ गया सतीश। अब पढ़ता हूँ, देखिए अमर का स्थान बाएं से 16वां है, बाएं साइड से 16 नंबर पे ये है, ये 16 नंबर पे तो इधर 15 बंदा होगा, ये 16वां नंबर पे है। तथा दाएं ओर से विशाल का स्थान 18वां है, विशाल यहाँ 18 नंबर पे है दाएं साइड से, तो ये 18 नंबर पे तो इधर 17 बंदा होगा, ये मैं लिख देता हूँ। सतीश का स्थान अमर के दाएं से 11वां है, इसके दाएं से 11 नंबर पे है, तो इसका मतलब इसके इधर कितना होगा, 10 बंदा होगा, क्योंकि ये 11 नंबर पे तो इधर 10 होगा, जी सर होगा। लेकिन कंडीशन का विशाल के दाएं से तीसरा है, विशाल के दाएं इधर तो होगा नहीं, तो विशाल यहाँ नहीं होगा, विशाल यहाँ नहीं होगा। इसका सीधा मतलब कि विशाल इसके बीच में कहीं पे होगा, यहाँ पे विशाल होगा। अब क्या घटना होगा से देखिएगा, विशाल के तीसरा स्थान पे है, तो 3 इधर होगा,
विशाल के यहाँ 2 आदमी होगा। विशाल के यहाँ देखिए पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पे है, तीसरा स्थान पे विशाल के 2 आदमी इसके बीच में आया, तो ये तीसरा नंबर हो गया बंदा। अब आपको टोटल बंदा पूछेगा में कुल संख्या ज्ञात करिए, तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ 15, ये 16 नंबर, 16 ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में हमको जानना है कितना होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ हो गया। इससे 11वां नंबर पे था, 11 में से 4 हटाइए, 7 4 11 यानी 7 यहाँ पे होगा। तो 15 1 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 24। कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं सही जा रहे हैं, रुक जाइए, गिनने दीजिए, गिनेंगे तब ना आएगा आंसर। 15 1 16, 16 और 7, 16 और 7 23, 24 24 25 26 27 27 और इधर इधर 17 था। विशाल के इस तरफ 17 है क्योंकि 18 नंबर पे है, 17 इधर, 17 में से हटा दीजिए 1 2 3, 1 2 3, तो कितना बचेगा, 17 में से 3 गया 14, 7 4 11 41, आंसर आ गया। बात समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर समझाता हूँ, मैं इसी पर समझाता हूँ, एकदम शांति से देखिएगा। कंडीशन मुझे पूरा याद हो गया। अमर जो है 16वां स्थान पे है, दाएँ साइड से, सॉरी बाएँ साइड से, इधर बाएँ है, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। तो इधर से देखिए 15 इधर बंदा होगा, ये हो गया आपका 16वां नंबर। विशाल के बारे में बोला इस तरफ से 18वां नंबर है, तो मैं यहाँ 17 बोला, यहाँ 18 मान लिया। इन दोनों के बीच में करा 37 आया है, और 37 जो है इसके अमर से क्या है 11वां नंबर पे है, तो ये बंदा 11 नंबर पे है, दैट मीन्स इसके पहले 10 बंदा होगा टोटल, तो जी सर 10 होगा। लेकिन कंडीशन कह दिया कि 37 जो है विशाल के दायां साइड में है, तो विशाल यहाँ रहेगा तो इसके बाएं साइड हो जाएगा, तो विशाल को यहाँ से जगह हटाया मैं, इसके बीच में यहाँ विशाल को जगह दिया, और इसके बीच में कितना बंदा होगा, तो मैंने देखा 2 बंदा होगा, क्योंकि ये तीसरा नंबर पे 37 जाएगा, क्योंकि विशाल के तीसरा नंबर पे 37 है। और मैं काउंट करना स्टार्ट किया, तो ये 16 नंबर है, तो 16 बंदा यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा यहाँ इसके बीच में 7 बंदा कैसे मैं लिखा हूँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 37 तक में 11 बंदा था, मतलब 11वां नंबर पे है तो 10 बंदा है, और 1 2 3 यहाँ पे हो गया, तो इसके बीच में कितना होगा 7 हो जाएगा। तो वही मैंने देखा 15, एक इधर इस पे 16, और यहाँ बीच में 7, और ये 3 है। अब यहाँ से टोटल बंदा इस तरफ में अगर बात करें तो ये 18 नंबर पे है, 1 2 3 बंदा हटा देंगे, सॉरी इधर 17 बचा, क्योंकि 18वां नंबर पे है, 17 में से 3 गया, तो 14 बचा। 14 यहाँ से यहाँ तक 27 था, 27 में 14 जोड़ा 41 आ गया। थोड़ा सा एक बार खुद लिख कर देखेंगे, इसके अलावा इसका कोई ट्रिक नहीं है। आप सोच रहे हो कोई ट्रिक फ्रिक होगा, तो 2 बंदा वाला में ट्रिक होता है, लेकिन जैसे ही 2 से 3 बंदा घुसाता है तो आपको ऐसे करके ही बना सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। मैं 2 बार बना के दिखाया, ऊपर नीचे, आप थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं या खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, आ जाएगा आपका आंसर। फोर्टी 43 नंबर में आइए, क्या किया जा सकता है, नीचे दिए गए समूह में घनों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसका आसान तरीका है, सबसे पहले देखिए हम काउंट करते हैं, ये जो घन है इसके नीचे टोटल यहाँ तक होगा, कितना होगा, तो 1 2 3 4, 1 तल्ला, ये 2 तल्ला, यहाँ 2 घन है, यहाँ 3 तल्ला, ये 4 तल्ला, तो यहाँ पे है 4 घन हो गया। ऐसा वाला 3 तल्ला वाला 2 गो है, तो 3 दूनी 6 गो हो गया, और 2 तल्ला वाला 1 2 3, और एक अंदर में छुपा हुआ है, सॉरी 1 मिनट, नहीं वो तो मैं काउंट कर लिया, माफ़ी चाहता हूँ। 1 2 3 गो है 2 तल्ला वाला, तो 3 दूनी 6 गो यहाँ भी हो जाएगा, 1 2 3 4 गो यहाँ बचा, तो 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है, पहला सेट लेकर आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आपको कि मैं जैसा चाह रहा हूँ कि आपका एक सीट मैं दिला सकूँ, इस रेशियो में आप चलते रहे मेरे साथ, ज़रूर एक सीट आप लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। एक कक्षा में 2 खंड सेक्शन है, ए और बी है, जिसमें क्रमशः ए में कितना है 36 और बी में 44 विद्यार्थी है। खंड ए का औसत वजन 40 ग्राम है, यानी टोटल वेट अगर निकालना हो तो 36 में अगर आप 40 से गुना करेंगे ना, तो टोटल यहाँ निकल के आ जाएगा। बी का औसत वजन इतना है, यानी बी का अगर आप निकालना चाहेंगे टोटल वेट, ये है ए का, ये है बी का, तो इसमें क्या करना होगा 44 गुने 35 करना होगा, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन निकालना है, बहुत आसान हो गया। आप इन दोनों को गुना करिए,
अब आएगा तब आंसर 0। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14, यानी आ गया आपका इतना प्लस। इसको गुना करिए तो देखिए एक लाइन में कैसे गुना कर देंगे। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे। 4 3 12, 5 चौका 20, 20 12 32 और 2, 34 के 4 हासिल 3। अब लास्ट वाला का गुना करेंगे। 4 3 12 3 15, तो यहाँ लिखा जाएगा 15 40। और इसमें भाग कितना से लगेगा तो टोटल बच्चा से लगेगा। 36 और 40 कितना आ जाएगा, 4 3 7 70 और 10 80 आ जाएगा। नीचे ऊपर जोड़ लीजिए, 40 40 80 आ जाएगा और 15 और 14 28 1 29 आ जाएगा और नीचे 80। 1 0 से 1 0 गया, 8 से काट देते हैं। 8 3 24, 24 58 हो जाएगा। 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 5 40, आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर 37.25। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट आप बता दीजिए फटाफट। 45, एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात इतना है। एक आयत का परिमिति क्या होता है आप जानते हैं क्या? 2 × L + B, ये आयत का परिमिति है और उसकी चौड़ाई यानी B का अनुपात आपको दिया है 5:1। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है यानी LB आपको दे दिया है 216, तो आयत की लंबाई बताइए, L निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे रूप में लिखता हूँ, नीचे भी लिखता हूँ और नीचे 1 लिख देता हूँ। बात वही है घुमा के। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं। यहाँ से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2L + B = 5B आ जाएगा। यहाँ 2L + 2B = 5B, 5B उधर जाएगा तो 2L = 5 में से 2 घटेगा 3B, तो L/B = 3/2। दोनों में x लगा दीजिए तो 3x × 2x = 216, 3 दूनी 6, x² = 216। 6 से काट दीजिए, 36 18 19 20 21, 6 1 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो 6 आ जाएगा आपका। x का मान 6 आ गया तो 36 18 आ गया L और 12 आ गया B। पूछा क्या है L, तो 18 आंसर हो जाएगा। 45 का क्या मार दीजिएगा आंसर, 2 नंबर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? आसान भाषा में आसान तरीके से मैं सारी चीज़ सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, किसी निश्चित धनराशि का ब्याज दर किसी निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 800 रुपये बढ़कर इतना हो गया। 3 ईयर में क्या घटना हो गया पता है? P था 800 और अमाउंट हो गया आपका 960। कोई पूछे SI क्या है, साधारण ब्याज, तो इसको घटा लीजिए, 160 रुपया SI आ गया। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ोतरी की जाए तो पहले यहाँ से ब्याज निकालिए आप। SI बराबर फार्मूला आप जानते होंगे, P × R × T/100। SI की जगह पर 160 डालिएगा, P के जगह पर आपको पता है 800 डालिएगा, रेट के जगह पर नहीं पता है रेट छोड़ दीजिए, टाइम के जगह पर 3 ईयर डालिएगा, 3 ईयर था, और नीचे 100 डालिएगा। 2 0 से 2 0, 8 से कटेगा 8 दूनी 16, 20 आ जाएगा, 3 बटा में आ जाएगा। R = 20/3। बात समझ में आया कुछ? नेक्स्ट कह रहा है रेट में 4% की बढ़ोतरी की जाता है। 4 इसमें जोड़ दीजिए, बटा में 1 मान लीजिए, 3 4 3 12, 32 आ जाएगा। 32/3% रेट आ गया। बढ़ोतरी की जाए तो 3 वर्ष में 800 रुपये का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी P बराबर आपको दे दिया 800 और T बराबर 3 ईयर। अमाउंट फिर से पूछ रहा है तो सबसे पहले SI निकालते हैं। P × R × T/ क्या होता है 100। P के जगह पर 800 डालिएगा, रेट के जगह पर 32/3 डालिएगा, नीचे 300 कर देगा, और टाइम के जगह पर 3 डालिएगा। 2 0 से 2 0, 3 से 3 गया, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 256 रुपया आ गया। 800 में जोड़ दीजिए इसको, यानी 1056 आ जाएगा आंसर। कहीं गलती कर दिया यार, 52।
शुरू से मिला लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। टाइम है 3 ईयर, 800 बढ़कर इतना हो गया 800, 960 हो गया, घटेगा तो 160 ही आएगा ऐसा ही। यहाँ पे 160 डलेगा, 800 गुना रेट नहीं डालेंगे 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 20 आ जाएगा, बटा में 3 चला है, रेट बराबर 20/3, 4% का बढ़ोतरी हो गया, 4 3 12, 12 यानी कि 12 जुड़ेगा 32/3 आ जाएगा, ठीक है। P बराबर 800 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा यानी 32/3%, 3 ईयर कहा है तो 800 गुना 32/3 तो 300 नीचे कर देगा, और साथ में लिखेंगे 3 क्योंकि 3 वर्ष की बात है। 0 से 0 गया, 3 से कटा 3, 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, 8 3 24, 1 25, 800 जोड़ेंगे तो 1056 आएगा। क्या गलती हो रहा है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। 1 सेकंड दीजिए मुझे। दोस्त मेरा बनाया हुआ सही है, इसका मैं सोल्यूशन बुक में देखा, पीछे दिया हुआ है सोल्यूशन, ये गलती बना रखा है बुक में। बुक में क्या कर रखा है पता है, हम लोग को क्वेश्चन दिया है 960, अब बुक में बना रहा है 956 से, 956 से बना रहा है, तो उसका आंसर बदल गया, उसके हिसाब से ये है, बट हमारे हिसाब से आ रहा है कितना आ रहा है 1056। बात समझ में आया, इसका बुक में गलत दे रखा है। मेथड जो मैं बताया हूँ मेथड एकदम 100% सही है, बस आंसर नहीं मैच कर रहा था तो इसीलिए सोल्यूशन देखना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है तो 75% खर्च करता है, यदि वो प्रति माह इतना रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। आप देखिए 3000 रुपया है, ये क्या है तो 25% है, ये भी बचत ये भी बचत, निकालना कितना परसेंट का वैल्यू है 100% का, 25 चौका 100, 4 3 12, 12,000 रुपया उसका अर्निंग है। फिर से सुनिए, 3000 रुपया बचा रहा है, ये भी बचत है, तो ये 3000 है, 25% का वैल्यू, आप 100% निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा पूरा 25 चौका 100, 4 3 12, 12,000। 48, 3 घंटियाँ 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि भी एक साथ बजना शुरू करती है तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेगी। आपको सबका एलसीएम निकालना होगा, घंटी वाला जब भी आए आपको एलसीएम निकालिए। 48 बोल रहा हूँ, 18, 15 और 12 का एलसीएम 180 आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि सीधा सीधी देखिए ना, एक जीरो इस पर डालिएगा तो 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, तो 180 आया इसका एलसीएम। ऐसे आप निकाल लीजिएगा, घेर घेर के आपको आता है निकालना, मुझे पता है। अब ये चूँकि मिनट में है तो ये मिनट हुआ, आपके इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दीजिए, 1 जीरो से 0, 36 हटा रहा 3 घंटा, तो पूछ रहा है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसका आंसर डालिए इनमें से कोई नहीं। 3 घंटे बाद कब बजेगी तो 3 घंटे बाद बजेगी, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका 5वां आंसर डाल दीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कार है, ट्रक है, सड़क है। ट्रक और कार चलने वाली चीज़ है, सड़क पे सब चलती है, इसलिए सड़क अलग हो जाएगा, यही आंसर हो गया इसका। एक कार्य के 7/20 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। एक का कहानी है कि 7/20 भाग 10 दिन में, तो एक भाग 200/7 दिन में पूरा काम करेगा, 200/7 दिन में। फिर वह बी की मदद से बचे हुए कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। बचा हुआ काम ए प्लस बी मिल के कितना दिन में किया, समझिएगा। ए भी कितना काम करेगा, तो देखिए इसको घटाइए इसमें से, तो 13/20 इतना भाग काम जो है बी के साथ मिल के 5 दिन में किया, 5 दिन, तो पूरा एक भाग काम कितना करेगा दोनों मिल के, तो 20/25 100/13 कैसे हुआ समझ रहे हैं, ये उल्टा गुना हो जा रहा है। 20/25 100/13 इतना दिन में करेगा। यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं लिखा हूँ 100, मैं अभी फिर लिखूँगा नीचे। एक भाग ए प्लस बी का, एक भाग यहाँ पे है ए का, एक भाग ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 100/13 दिन। आंसर आ गया बी नंबर 50 का।
आगे कुछ सॉल्व करना ही नहीं पड़ रहा। इसका इमेज बनाना है तो एग्ज़ाम में जब भी आए तो इसका बहुत आसान तरीका है। ऐसे एरो है तो यहाँ पे बनेगा ऐसे एरो। तो किस किस में ऐसे एरो है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे बुंदा है और यहाँ पे बुंदा है, तो यहाँ पे बुंदा कैसे आ सकता है? ये आंसर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे बुंदा कैसे आएगा? ये आंसर कभी नहीं हो सकता। आंसर सी होगा इसका। देखिए कैसे मैंने एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया। बस समझते रहिए, मेरे साथ साथ सब बन जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिख दिया गया, इसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा? ये 6 नंबर में आता है, ये 9 नंबर में आता है, ये 15 नंबर पे आता है, तीन बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। 6 3 9 15 और 3 18, 18 पे आर आता है। 21 नंबर पे यू आता है, 3 बढ़ाइए, 24 पे 3 3 बढ़ रहा है, आप 3 बढ़ाइए। एस आता है 19 नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीख लीजिए ABCD कौन कितना नंबर पे आता। नहीं तो आपको एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आपको एग्जाम में 2 नंबर अपने नहीं मिलेगा, इसलिए उसको ज़रूर सीख लीजिए। तो ये 19 नंबर पे है। बी 20 21 22 नंबर पे क्या आएगा? भी 3 नंबर आंसर होगा और कोई नहीं होगा। एक बार में मैंने पकड़ लिया, हमको थोड़ा भी देर लगा ही नहीं, क्योंकि इस समय T और Z से स्टार्ट है। कह रहा है 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारिता वाले कितने बोतल में भरा जा सकता है? कुछ नहीं कीजिए ना, इसको एक कर लीजिए पहले। 12 लीटर को मिलीलीटर में लाने के लिए कितना गुना करेंगे? 12,000 मिलीलीटर बोल देंगे और इसमें 75 जोड़ दीजिए, तो टोटल हो गया 12 0 75। इसको भरना है 75 वाला से, तो भाग दे दीजिए 75 से। 5 से काटते हैं, 25 से काटते हैं। 25 3 75, 25 चौका 100, 25 अठे 200। फिर 25 3 75, 3 से काटिए, 3 हो जाती 3 6 18, 3 हो जाती 161 आ जाएगा आंसर। आप छोटा अंक से काटिएगा, मुझे आदत है तो थोड़ा बड़ा से मैं काट लिया हूँ। बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन, उटपटांग सा क्वेश्चन पूछ दिया। इतना बराबर इतना बराबर इतना, x + y + z का ज्ञात करके आप बताइए। इस पूरे के बराबर में आपको k मानना पड़ेगा और एक एक करके बराबर करना होता है। इसको बराबर करिएगा तो k × b - c b + c - 2a = x आ जाएगा। कितना फालतू क्वेश्चन दिया है ना, माथा ख़राब करेगा, बिना काम का काम लगा दिया। फिर k यहाँ लिखेंगे c - a और यहाँ आ जाएगा c + a + 2b, यहाँ फिर आ जाएगा आपका y। इसमें आ जाएगा k a - b a + b - 2c = z आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तीनों को प्लस करिएगा इस तरफ में, तो इधर क्या हो जाएगा? k कॉमन हो जाएगा। ये 0 आएगा आंसर। अब कैसे 0 आएगा मैं समझाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ तो k फिलहाल कॉमन आ जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, प्लस का साइन पड़ेगा, प्लस का साइन पड़ेगा, फिर इसका गुना करेंगे, फिर इसका गुना करेंगे। आप जब गुना करेंगे ना तो देख रहे हैं सब कट रहा है। b से b में करेंगे b², यहाँ पे देखिए b में b से जाएगा b², लेकिन यहाँ आ जाएगा माइनस में, देखिए तो कट गया। फिर b में करेंगे c से तो bc b में करेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा, b में आपने करा c से, bc आया यहाँ पे, और कहाँ आएगा bc? यहाँ आएगा फिर bc। ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप करिएगा गुना, बहुत टाइम लग जाएगा। चल लिख दे रहा हूँ, वरना आप कहिएगा कि क्यों कर्सर छोड़े। चलिए गुना करना शुरू करता हूँ। के को मैं सबसे पहले कॉमन ले लिया हूँ, इसको गुना करता हूँ। b² + bc - 2ab
माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac इतना आया। फिर प्लस इसका गुना करके लिखा, आप ही करिएगा, जैसे मैंने ये गुना किया, गुना तो करना सीख गए, इससे इसमें करिएगा क्या आएगा फिर से देखिए, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। सी स्क्वायर प्लस इससे इसमें करिएगा AC प्लस इससे इसमें करिएगा 2BC, इससे इसमें करिएगा माइनस AC, इससे इसमें करिएगा माइनस A स्क्वायर, इससे इसमें करिएगा प्लस, सॉरी माइनस में आ जाएगा, माइनस 2AB। देखिए ऐसे ही इसका भी करिएगा ना, अपने आप कट जाएगा, सारे कट जाएगा, जीरो सोचे आएगा, सारे इसमें कट जाएंगे, के में जीरो से गुना जीरो आ जाएगा। आप ये कर लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ओवर टाइम लग जाएगा, बिना काम के समय बर्बाद होता रहेगा। गुना उतना आप कर सकते हैं अगर मन करे करने का तो। एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है, वह तीसरे दिन 20 रुपये कमाता है और चौथे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। वह इसी प्रकार बचत करता है तो कब उसके पास 60 रुपये बचेगी? सीधा कहिए ना, 2 दिन का खेला देख लीजिए, 2 दिन में क्या हो रहा है, 5 रुपये बचा रहा है। तो 60 रुपये बचाने के लिए इधर क्या किया, 12 से गुना की, इधर 12 दूनी 24। एक मिनट रुक जाइए, आपको कह रहा है 60 रुपये बचाना है, 2 दिन में 5 रुपये बचा रहा है, तो एक दिन में कितना बचा रहा है, 5/2 रुपये। दो दिन में 5 रुपये बचा रहा है, तो एक दिन में 5/2, तो यहाँ हम कर देते हैं 16 दिन का निकालिए, तो 5/2 गुने 16, तो 16 दिन में क्या बचा लेगा, 8 बार में 8 पर 40 रुपये, 40 रुपये बचा लेगा। सत्रहवां दिन बचत नहीं पूछा है, वही तो मैं सोचूं कब उसके पास 60 रुपये होंगे। 17वां दिन 20 रुपये वो फिर कमाएगा तो उसको 60 रुपये आ जाएगा, 17वां दिन 60 रुपये उसके पास टोटल हो जाएगा। फिर 16 दिन में वो 40 रुपये अपने पास रखा हुआ होगा पॉकेट में, 17वां दिन 20 रुपये कमाएगा तो 60 आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाना है, हम गलत क्वेश्चन पढ़ रहे थे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, 60 रुपये कब उसके पास होंगे, तो आप जितना वो शुरू में कमाता हो ना उतना पहले आप हटा लीजिए, ठीक है। तो 60 में से आप 20 हटा लीजिए तो 40। अब 40 देखिए कितना दिन में कमाएगा, तो 2 दिन में कितना 5 रुपये कमा रहा है, तो एक दिन में 5/2 हो जाएगा, तो 16 दिन में आपका क्या हो जाएगा, 5/2 गुने 16, यहाँ से 40 आ गया ना, तो 16 दिन यहाँ हो गया और लास्टवां दिन 20 रुपया कमाएगा, तो आपका काम खत्म हो गया ना, 60 रुपये बच गया 17वां दिन, तो 17 आंसर हो जाएगा। 17वें दिन उसके पास कितना पैसा होगा, 60 रुपये होंगे। इतना का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया, इसको तोड़ना है, तोड़ के क्या आएगा आपको बताना है। ऐसे तोड़ा जाता है 30888। तोड़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बड़ा अंक से लगाएंगे, ये कितना से लग जाएगा, इसमें 11 दिख रहा है ना, तो 11 से लगा के देख लीजिए, 11 से पक्का लगेगा। 11 दूनी 22, 8 आएगा, 11 8 88, 0 11 8 88। 13 भी इसमें दिख रहा है तो 13 से पक्का लगेगा। 13 दूनी 26, 20 आ जाएगा, 13 1 जा 13, 13 6 78। और दूसरा 16 पता है सिर्फ 2 2 2 से आता है, नहीं माफ़ी चाहते, 3 से तो लग ही रहा है, 3 से काट, 3 दूनी 6, फिर 3 से लग रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, फिर 3 से लग रहा है, 8 3 24। अब 2 4 2 2, तो 1 2 3 गो 2, 1 2 3 गो 2 और 2 गो 3, नहीं 3 गो 3, 3 गो 2 3 गो 3, ये आ गया आंसर 3 नंबर। देखा जा, आपको नहीं दिख रहा था क्या मैं कहाँ तोड़ रहा था? अरे यार सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से तोड़ के बताता हूँ। बेसिक साहब मैं बोल रहा था बात कि इसी से मैं देख के अनुभव करूँगा कितना कितना से लगेगा, क्योंकि यही समय से आएगा, कोई अलग से तो आएगा नहीं। तो इसको मैंने इसमें देखा 11 और 13 है, तो 11 से पहले लगाया, फिर 13 से लगाया, फिर 3 से लगाया, 3 बार लगा, फिर 8 आया तो 3 को 2 मिला, तो 3 को 2 इसमें है, 3 को 3 और 11 और 13। बाप रे, 120 क्वेश्चन तक जाना है, टाइम बहुत लगता है ना। 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है, लंबा वीडियो हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। 150 नंबर का प्रैक्टिस सेट कोई नहीं कराते हैं ना, ये भी एक दुख की बात है। यूट्यूब पर आप सर्च करके देखिए, छोटा छोटा अलग अलग सब्जेक्ट का लोग करा रहे हैं, हम पूरा कराते हैं हमेशा से। 6 to 8 का पिछले साल बहुत सारा कराया था मैं। कह रहा है
ए पिता है एक्स का, ए क्या है, पिता है एक्स का, ए पिता है एक्स का, बी माता है वाई और जेड की। फिर से सुनिए, ए पिता है एक्स का, बी माता है वाई और जेड की, वाई इकलौती पुत्री है ए की, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए पिता है एक्स का, तो एक्स का पिता कौन होगा, पिता ऊपर लिखेंगे ए। बी माता है वाई और जेड का, माता भी ऊपर होती है, बी ऊपर हो जाएगी वाई और प्लस जेड का। वाई इकलौती पुत्री है, वाई इकलौती पुत्री है, वाई एकमात्र पुत्री है, तो निगेटिव कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ये लड़की हो जाएगी। अच्छा ए का, अच्छा इसका ये पुत्री कब होगा, जब ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये लेडीज ये जेंट्स, और ये दोनों में कनेक्शन पति पत्नी का हो गया, ऐसे तीर कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, क्योंकि ये पुत्री है तो ये भी पुत्र हो जाएगा। बी पत्नी है ए की, बी ए की पत्नी है, ये सही लिखा हुआ है, निकालना है निगेटिव वाला। बी को एक पुत्र है, बी को एक पुत्र है, ये गलत बात है। बी को दो पुत्र है, एक, अच्छा एक हो सकता है ना, दो में से एक भी पुत्र हो सकता है। फिर क्या, वाई पुत्र है बी का, वाई पुत्र है, नहीं पुत्री है, ये गलत हो गया, यही आंसर हो गया। पुत्र तो एक से ज़्यादा है, बट एक कह रहा तो ये भी हो सकता है सही। (58) वह सब चुने जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। ड्रामा में क्या होता है, अभिनेता, कहानी, निर्देशक। ड्रामा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको बताइए तो, कहानी होना चाहिए। ड्रामा बिना कहानी का तो हो ही नहीं सकता, कहानी के बिना ड्रामा कहाँ। अब कुछ लोग अभिनेता मारेंगे, बिना अभिनेता का भी हो सकता है, गुंडा ही आकर सिर्फ कर दे अभिनय, वो उतना मायने नहीं रखता है। यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है, 13 तारीख को क्या है, शनिवार, तो उसी महीने के 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, 30 घटाइए कितना आएगा, 10 में 3 गया 7, 17 है, इसको 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 फालतू का आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, 3 फालतू का आया ना, तो शनिवार में 3 जोड़ी, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। मैंने इन दोनों को घटा कर निकाला, कितना एक्स्ट्रा दिन आया, 17 दिन। 17 में सप्ताह पर रिपीट होता है, इसलिए 7 से भाग दे लिया, रिमाइंडर 3 आया, यानी 3 इसमें प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया मंगलवार आंसर। ये मेथड याद रखिए, अगली बार आएगा आप ऐसे ही बनाइएगा, आंसर आपका हमेशा सही होगा। 60 नंबर पे आइए। गलत इसमें कहाँ है वो आपको ज्ञात करना है। आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें 4 से गुना करिएगा तो ये प्राप्त होगा, इसमें 4 से गुना करिएगा ये प्राप्त होगा, लेकिन इसमें 4 से गुना करिएगा तो ये प्राप्त नहीं हो रहा है। 200 में गड़बड़ी है, क्योंकि इससे भी 4 से गुना करेगा ये आ जाएगा, क्योंकि ये साफ मुझे दिख रहा है, मुझे ये थोड़ा पता है, कई बार मैं ऐसा क्वेश्चन बना रखा हूँ। इसी एक सेकेंड, कैमरा हिल गया है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ क्या है, 4 से गुना करिए, देखिए 64 चौका 256 होता है, और 256 चौका 1024 होता है, तो यहाँ पे 200 आपका आंसर हो गया। 61 के बारे में कह रहा है उसी तरह। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग डैश नष्ट हो जाती है। अच्छा, उपलब्ध ऊर्जा का केवल डैश ही आगे के स्तर पर जाता है, 90% नष्ट होती है, 10% आगे बढ़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये मैं पढ़ाया हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी को अच्छे से आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। मेरा बात आप लोगों ने नहीं सुना, जो लोग, वो बहुत गलत किया। जो लोग सुने होंगे गारंटी के साथ एकदम देखते क्वेश्चन को मारे होंगे इनसे खटाक से। एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें अपघटक कहा जाता है।
पढ़ाया हुआ है? तो यस सर, पढ़ाया हुआ है। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुमानित न्यूनतम भूमि क्षेत्र कितना है? 33%। याद आया क्या? आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, 33%। पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चन है 33%, लेकिन है 23% के करीब, याद रखिएगा, जो कि सही नहीं है हमारे देशवा में। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है? स्नेहक मतलब कैसे बताऊं, ग्रीस के तौर पे। तो आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत चिकना होता है इसीलिए। एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है? तो आंसर हो जाएगा क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाती है, आयोडाइज्ड हो जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड बन के। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका बीमारी के उन्मूलन के लिए, यहाँ ध्यान दिए, निक्षय पोषक योजना शुरू किया है? तो आंसर क्या आप डालेंगे? ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया गया है। निक्षय पोषक योजना ट्यूबरक्लोसिस के लिए चालू किया गया है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है? एकदम आसान है, जिंक को, Zn बोलते हैं इसको, जिंक को लेपित किया जाता है। लेड मत मारिएगा, लेड शीशा ऐसा मत मारिएगा। इसमें मैच तो कॉलम करना है 68 का। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, याद है? सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। एक बच गया, इसको टिकी को कहाँ लगा दीजिए? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। फिर से याद कीजिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। क्वेश्चन नंबर 69 एरा आपके स्क्रीन पर आ जाओ, कहाँ छुपा है? आ गया। हमारे घर में विद्युत उपकरण डैश जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में होता है या समांतर क्रम में? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बोर्ड है, बोर्ड का प्लस माइनस है, एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ, तो कैसे जोड़ा जाता है? यहाँ ऐसे तार और फिर ऐसे तार जोड़ा जाता है ना, तो इसको कौन सा क्रम बोलते हैं? श्रेणी क्रम नहीं, समांतर क्रम बोलते हैं। समांतर क्रम में जोड़ा रहता है। श्रेणी क्रम में एक तार टूटा, बात खत्म हो गया, पूरे बिजली कट हो जाएगा, पूरे सीरीज का बिजली कट जाता है। इसको ऊपर करता हूँ, ये बड़ा सा क्वेश्चन रहता है, फिर भी कटा हुआ है नीचे, और ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए बनाने का कोशिश करिए। 70 नंबर पहला कह रहा है कि 73वें संशोधन ने ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया, ये सही है। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम सभा का उल्लेख किया, ये भी सही है, लेकिन इसका ये उल्लेख नहीं कर रहा है, इससे मतलब ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो इसका आंसर 2 डालिएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर 71। किसी पेड़ की आयु उसके द्वारा निर्धारित की जाती है, उसके अंदर जो रिंग बनता है उसके द्वारा, सकेंद्रीय वलयों की संख्या को गणना करके, इससे आंसर निकलता है। अभी बहुत क्वेश्चन तक जाना है हमें, अभी 50% भी नहीं पहुँचे हैं। अब लिखने वाला नहीं ना है काम, थोड़ा बड़ा कर लूँ? माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा साइज कर लिया हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। एल्वियोली कहाँ होती है? हमारे फेफड़ों के भीतर होती है, जो हवाओं को क्या करती है? स्थान बनाने के लिए जगह बनाती है। ठीक है। मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आंसर कहिएगा लाल कृष्ण आडवाणी। किन्होंने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया था मेरा देश मेरा जीवन। 74 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटॉप का उपयोग कैंसर यानी ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। पता नहीं था तो पता रखिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में।
75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। मतलब पौधा के लिए क्या जरूरत नहीं है, तो आंसर कहेंगे सोडियम। बोरॉन और जिंक जरूरी है, सोडियम का जरूरत नहीं है पौधे को। बताइए, पूरा स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है 76। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु केवल कम वायु दाब वाले से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो 76 का आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, ये और ये सही है। वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र में जाता नहीं, उच्च वायु दाब से कम में आता है, ये गलत है। तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। और वो क्यों गलत है मैं वो भी बता दिया आपको। घटपर्णी यानी पीचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े को भी खा जाते हैं। बात समझ में आ रही है, नाइट्रोजन के चक्कर में। तो आंसर क्या कहिएगा 77 का, इन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, ये कीड़े मकोड़े को खा के और उससे ही अपना नाइट्रोजन प्राप्त कर पाती है। चंपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 78 का थर्ड कहिएगा, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाला जनजाति है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चंपा जनजाति। मतलब सॉरी, यह हमेशा एक जगह टिक कर रहने वाला जनजाति, ये गलत बात है। ये मतलब आंसर तो यही है, क्योंकि निगेटिव देना है। गौर से सुनिए, चांगपा, अरे चंपा में वही तो गलत पढ़ रहा था, चांगपा होगा। चांगपा घुमंतु लोग है, एकदम सही बात है। बकरियां ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है, ये भी सही बात है। और ये गलत है कि एक जगह टिक के रहता है, जनजाति लमसम घूमते ही रहता है। बिहार राज्य की सीमा में किस देश की सीमा जुड़ी है, कौन सा देश हमारे देश से सटा हुआ है। जवाब दे पाएंगे क्या आप। म्यांमार, बांग्लादेश, चीन। बिहार राज्य की सीमा से बांग्लादेश जुड़ा नहीं है, चीन जुड़ा नहीं है, म्यांमार जुड़ा नहीं है, तो बिहार से जुड़ा हुआ कोई भी नहीं है। इसमें आंसर क्या दीजिए, एक सेकेंड, सही तो है, क्योंकि बिहार के जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगता है, नेपाल देश से लगता है। अगर देश की बात करें, नेपाल रहता ऑप्शन में तो हो जाता, देश नेपाल तो दिया ही नहीं ऑप्शन में। विशाखापत्तनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को, देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पोत का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS संधायक, ट्रिपल स्टार मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो आंसर कहेगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आंसर हो जाएगा। वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र 1922 में इस अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इसका आंसर दीजिएगा CR दास, चित्ररंजन दास। मैं ऊपर करके दिखा दूँ, मैं, हाँ अब दिख रहा होगा। CR दास जो थे 1922 में गया अधिवेशन में भाग लिए थे, बिहार के गया में, इसलिए ये CR दास इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओह थक गया मैं दोस्त बोलते बोलते, कोई नहीं, अभी 150 तक जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, रुकने थकने वाला हूँ, थक गया हूँ, क्या हो गया उससे, बोल दिया मैं, मन में आ गया। तो खरपतवार के बारे में सही कथन चयन कीजिए। खरपतवार के बारे में बताइए, पहला आंसर हो जाएगा खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उग जाते, यही सही है इसके बारे में। 1 मिनट, और भी बात सही है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी है, ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, ये भी सही है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, ये भी सही है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, A B C, नहीं, हाँ A B C तीनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें से क्या सही नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, बाप रे बाप, यही सबसे गड़बड़ है, और आग फैलेगा। आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, एकदम सही बात है ये दोनों ऑप्शन। सरसों के तेल और कुछ क्षारों का उपयोग करके साबुन का आविष्कार करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जाता है। तो ये है आपको चक्रपाणी, चक्रपाणी याद रखिएगा, पानी लगा हुआ है, साबुन वाले में पानी का जरूरत पड़ता है। वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा जतिन दास। फिर से सुनिए, वह भारतीय देशभक्त जिनकी जेल में भूख हड़ताल करने से मृत्यु हुई थे, जतिन दास वो थे, भूख हड़ताल करके मर गए। ये सब देश के लिए क्या क्या कर गए ना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एकदम आसान क्वेश्चन, मक्खन जैसा लगा होगा, और जो लोग नहीं दे पाएंगे जवाब बहुत गड़बड़ बात है। श्री कृष्ण सिंह थे, कृष्ण भगवान सबसे पहले बने थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। बिहार के सासाराम। प्राचीन भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है। प्राचीन भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। चंद्रगुप्त और को नहीं मारिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। बिंदुसार के पिताजी थे और दादाजी थे किसके? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचालित नाम क्या है? 23.5 डिग्री को क्या नाम से हम जानते हैं? वो आपसे पूछना चाह रहा था। इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत से गुजरता है। मित्र पे गमछा झार, पता है ना, बहुत सारे राज्य से गुजरता है। तारों की दूरी मापी जाती है। आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि उसके अंदर क्या हवा भर जाती है, पूरी में वाष्प भर जाती है। 93 का कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार ढांचे में ढाल दिया जाता है, उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे को क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं? सेट कर गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओ सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा। उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि वो सेट कर गया। अब वो प्लास्टिक को दोबारा फिर से गलाया नहीं जा सकता। इसका कुकर का हैंडल वगैरह बना रहता है। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने का असमर्थ होता है, तब वह कोई कार्य नहीं करता है। आपने कोई मूवमेंट नहीं लाया उसमें, तो आपने कोई कार्य नहीं किया, बस आपने एनर्जी सिर्फ अपना बर्बाद किया। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो इसको बोलते हैं हम लोग बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका लगाने से क्या होता है? टीबी से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके आंखों के सामने चमक गया होगा, 96 नंबर। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन को खाद्य विषाक्तता कहते हैं, ये सही बात है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है, गलत बात, नहीं कर पाएगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तेल एवं इसके सिरके के जीवाणु, फिर से सुनिए, तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसीलिए इनका उपयोग इसीलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। अरे नहीं रह सकते भाई, इसमें जीवाणु मर जाते हैं, गलत ऑप्शन दिया है। अब सही हुआ ये ऑप्शन। वैसे ऑप्शन तो हमको चुनना है सही वाला, तो ये गलत कर दीजिए क्योंकि ऐसे भी गलत था। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में डाल दिया जाता है, एकदम सही बात है। ए और डी ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका मैच कराइए जरा, क्वेश्चन नंबर 97 का। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो है आपका संघाई, चीन में। नाटो का हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा में है। सार्क का क्या बच गया? काठमांडू। सार्क कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। फिर से सुन लीजिए, 97 है और इसका हो जाएगा आपका ब्रिक्स का संघाई। ब्रिक्स का संघाई चाइना में है। नाटो का है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। WTO का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सार्क का कहाँ है आपका? काठमांडू, नेपाल। ध्यान रखिएगा। सोचिए कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में लपेट लिया, क्या बात है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से। इसका आंसर 5 मारिए। मेघालय में होती है, मेघालय के मासिनराम में होती है, मेघालय के मासिनराम में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पढ़ने या पाठन में अचानक गिरावट से संकेत है? अगर बैरोमीटर में लगातार गिरावट आ गया तो क्या कहेंगे उसको? तूफानी मौसम आ रही है। बैरोमीटर लगातार तेजी से गिर गया तो तूफानी मौसम। हे माता रानी, जवाब दीजिए 10 नंबर का दोस्त। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, सही बात है। जैसे धान का फसल, गेहूं का फसल बहुत बड़े पैमाने पर उगा रहता है। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, ये भी सही बात है।
वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी फसल कहा जाता है, गलत बात, जायद फसल होता है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें होती है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल होती है, ये भी गलत है। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है ताकि गर्मी के मौसम में काट ली जाती है। बात समझ में आया? तो आंसर उसी हिसाब से आपको टिक कर लेना है। भाई 101 नंबर पे नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? अच्छा सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या डालिएगा? टेनिस खेलते हैं नोवाक जोकोविच। फुटबॉल पहला ऑप्शन देगा ही, ऐसा नाम जब भी देगा तो फुटबॉल देगा पहला, क्योंकि आप मारिए फुटबॉल। घेगा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है, गर्दन पे सूजन आ जाती है। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मारिए इस पर, ट्रिपल स्टार। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। 104 कह रहा है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा क्या इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको करा दूं? इस किताब में जो सॉल्यूशन दिया गया है एक वीडियो लगेगा। अगर आप लोग का इजाज़त होगा कमेंट्स में अगर आप लिखते हैं यस सॉल्यूशन आप लिख दीजिए कमेंट्स में। एक भी व्यक्ति अगर किन्होंने लिखा, क्योंकि इतना देर तक बहुत कम लोग रुकते हैं वीडियो में, अगर कोई है, अगर आप रुक गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करूं, तो एक वीडियो लगेगा, मैं बना दूंगा इसका भी सॉल्यूशन, इसी बुक का जितना सॉल्यूशन है उसका करा दूंगा। बहुत सारे रहते हैं सॉल्यूशन दिए हुए ना। बताइए, नीचे दिए गए वाक्यों को दिया गया है उसको पढ़िए। अभिकथन ए और दूसरे कारण आर दिया गया, नीचे दिया कुट भाषा को समझिए। चलिए इसको पढ़ते हैं। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, सही बात है, पहला सही हो गया। आगे कहा जा रहा है ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं, ये सही है दोनों, और ये सही व्याख्या भी कर रही है, पहला ही आंसर हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहाँ है? सब्लिमेशन, उदातीकरण भी उसी को बोलते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। देख रहे हैं नाम बदल के दिया, ऊर्ध्वपातन को उदातीकरण दे रहा है, ऊर्ध्वपातन भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश इसलिए ध्यान दे लीजिए, इंग्लिश पर नजर नहीं जाता तभी मैं कहता इसका आंसर 5। नॉर्मन अस्टेन बोरलॉग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को के संदर्भ में क्या बात सही है? भारत पाकिस्तान का सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, बता पाएंगे क्या आप? आसान सा है, बताइए, एकदम इजी है, ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोग को। नहीं बता पाए आप? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं उसको। सर रेड क्लिफ थे, उन्होंने ही ऐड करवाया था, इसलिए रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। LOC भी कहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, और LAC जो है ना चाइना के बीच और भारत के बीच में है। आगे आइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में कितने सीटें जीती थी? भाजपा को कितना सीट आया था? सिर्फ स्पेशल भाजपा को पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 240 सीट आया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फथुआ में गंगा में मिलती है? फथुआ में जाके, मैं इस गंगा में नहाया हूँ, वाह क्या बात है, बढ़िया लगा मुझे क्वेश्चन से। पुनपुन नदी आकर मिलती है, पतला से मिलती है आके। बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, तो आंसर होगा पटना के गर्दनी बाग में हुआ है, पटना के गर्दनी बाग में। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तक शेयर कीजिए ताकि ये बहुत बच्चों तक पहुँच सके। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? तो आंसर क्या कहिएगा? क्षमता उपागम। अमर्त्य सेन का क्या है? क्षमता उपागम से। स्वास्थ्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार 72 बार धड़कता है? तो हर कोई जानता है। त्वरित चालक ऊंचे भवन को बचाता है, ये बचाता है आसमान में पैदा होने वाले बिजली से। ऑप्शन रहा आपका, ये रहा 3rd नंबर ऑप्शन। त्वरित चालक ऊपर लगा दिया जाता है, एक त्रिशूल जैसा। बायोगैस है, बायोगैस में जो होता है वो होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, ध्यान रखिएगा बायोगैस में। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसके प्रसाद प्रयत्न जो होते हैं वो काम कर रहा होता है। ये प्रश्न देखिए, इतना को ऊपर हटा दे रहा हूँ, ये पढ़ के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ये कभी कभी जुताई से पहले खेत में खाद डाली जाती है, जुताई के समय खाद डालने
से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है, दोनों सही है, इसका एक आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, देखते देखते 118 नंबर तक पहुंच गया है। आप लोग का साथ बना रहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के लिए प्रैक्टिस से 150 मार्क्स का लाकर। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थानों के युग्मों में कौन सी सही है? तो 118 का कहेंगे आप। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो है तिरुवनंतपुरम में है, ये भारत का है, ये सही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, ये रंगून भेजा गया था। म्यांमार में रंगून है, म्यांमार अभी है ना जो देश, पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल भी है? तो बहुत आसान है, तिब्बत का पठार है। उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से उष्मा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जवाब देने का कोशिश करिए जरा आप। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि पीछे वाली एक विशेष गंध आगे वाली एक विशेष गंध छोड़ते रहती है, उसी को फॉलो करती है पीछे वाली चींटी। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे लंबा है, मतलब ज़्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सीजीगी क्या है? मतलब 124 का पूछा था, इसको बोलते हैं सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? सीजीगी बोलते हैं। 105 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं को मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइए इसमें। उसको बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, इसका 5 आंसर डालिएगा। वही कहता है इस चीज़ के बारे में कि महिलाओं को 1/3 सीट मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पनामा नगर से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागर। पनामा नगर से दोनों कनेक्ट हो गया है नहर से। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? 3 स्टार मारिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब यहाँ आ गया है। आंसर हो जाएगा चार्ल्स बिल्किंस ने ऐसा करवाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान ने ऐसा किया था, टीपू सुल्तान। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वाक्य दिए गए, इसमें सही कथन का चयन करिए। तो पहला ही सही है, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, यह भी सही है। इस चित्रकला में पिसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है, गलत है। इस चित्रकला को बनाने में केवल पुरुष ही लेते हैं, गलत बात, सारे लोग भाग लेते हैं। महिलाओं का मेनली तो महिलाओं को ही था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? प्राथमिक शिक्षा में तो इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा 350 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, कथन से देखना स्टार्ट करते हैं। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव को रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। एक सेकंड रुक जाइएगा, फ़ोन आ रहा है। कोई नहीं, माफ़ी चाहते हैं, आगे आ जाइए। दिख रहा है ना आपको? थोड़ा लाइट कम हो सकता है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन दिख रहा होगा आपको। और तो 131 जो है, सिलेंडर से छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती और ठंडी हो जाती है। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब ठंडा करते हैं, मतलब द्रवीभूत करते हैं, तो गैस के रूप में नहीं होता, वो पाउडर के रूप में होता है, पाउडर। बात समझ में आया कुछ? इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही। इसका 3rd नंबर मारिएगा कि कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। मैच करने वाला आ गया 132 कर आए। एनीमोमीटर से क्या करते हैं पता है आपको? हवा का वेग मापते हैं एनीमोमीटर से, ये मैच होगा। स्कीमोग्राफ से हो जाएगा आपका भूकंप नापते हैं, सॉरी सिस्मोग्राफ नहीं, सिस्मोग्राफ। हाइग्रोमीटर से दाब मापा जाता है।
एक सेकंड रुक जाइएगा, गलत कर दिया। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। ऐसे मैं कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, अब समझ गए होंगे आप। फिर सुने, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रो से नहीं समझ में आ रहा है आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, एनीमोमीटर से हवा का वेग और सिस्मोग्राफ से भूकंप। एक 133 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बुझे हुए चूने का मिश्रण, ये सही है, 2 नंबर। प्रेशर कुकर भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि, आंसर हो जाएगा कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। 135 का जवाब दीजिए जरा। क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय हाथ को पीछे खींचना किस चोट से बचाती है, मतलब कौन सा ऐसा कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम उसको बोलते हैं। संवेग संरक्षण के कारण क्या होता है, उसको चोट नहीं लगता खिलाड़ी को। जब जनहित याचिका PIL को भारतीय न्यायिक प्रणाली में शुरू किया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PIL शुरू किया गया तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, न्यायमूर्ति PN भगवती उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। एकमात्र महाद्वीप जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, यह आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा दिया था? लोकमान्य तिलक ने दिया था। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किसका उपयोग किया, सोनार का प्रयोग किया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा जरा देख के बताइए, समझ रहे हैं तो। इसको बोलता है हाइड्रोफोन बोलते हैं, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, हाइड्रोफोन का। अगर पानी के अंदर कोई सामान है उसको जानने के लिए आप लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। पीसी की झुकी हुई मीनार जिसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरी, गिरने का कारण क्या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच को ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर मतलब बना हुआ है। जो गुरुत्व केंद्र है ना वो आधार में छिपा हुआ है इसका, इसी कारण से वो गिरा नहीं। भारत में पहली तार लाइन किन 2 राज्यों के बीच बिछाई गई, तार लाइन? तो आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा के बीच, कलकत्ता से आगरा के बीच। 142 का रहा है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कूट को सहायता से सही उत्तर का चुनाव करके बताइए आप। यह कानून 2009 में पारित किया गया था। तो 142 का ये गलत बात है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल, ये गलत बात है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा को होता है, ये सही है, 3rd नंबर इसका सही हो जाएगा। ऊपर कर दे रहा हूँ, अच्छा से कथन दिखेगा आपको। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। गलत बात। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, गलत बात। दोनों गलत है इसका। नहीं, ये तो सही है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये सही है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये सही है, लेकिन लोग अंतरिक्ष यान के भीतर खिंचाव महसूस नहीं करते हैं, ये गलत है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि आसानी से क्या होता है, अवेलेबल भी होता है और कम खर्चीला है। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादीर कहा जाता है? सादीर के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या, भारतनाट्यम को कहा जाता है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। विपरीत दिशा में चलने वाला कौन है? बढ़िया क्वेश्चन आया है, 2 ग्रह है। तो 146 का कहिएगा आप यूरेनस के बारे में। यूरेनस जो है उल्टा डायरेक्शन में चलता है, और एक शुक्र है जिसका डायरेक्शन अपना उल्टा पुल्टा करके चलता है। बस 3 क्वेश्चन और बच गया है, 4। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल, रेफ्लेक्सिया का फूल। तो ABC हो जाएगा आंसर, 3 नंबर आंसर होगा, क्योंकि इन्हीं 3 का प्रयोग हो पाता है। रेफ्लेक्सिया बहुत गंदा महकता है, 12 साल में एक बार खिलता है, बहुत खराब फूल है।
कह रहा है 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबर का एक गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो तैरती गेंद का आभासी भार कितना होगा? कैसे निकालिएगा बताइए जरा 148 का। मुझे पेज चाहिए, 1 सेकेंड दीजिए, मुझे पेज निकालने दीजिए, लिखना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। आपको दिख रही है? 1 सेकेंड दीजिए मुझे, मैं ऐसे कर लूँ अच्छे से कि आपको एकदम बढ़िया से दिखे, मैं लिखूँ सो। हाँ, सबसे पहले 200 ग्राम है। 200 ग्राम को हम कह सकते हैं केजी में 0.2 kg। जी का मान आपको दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो दिया गया उसको लिख रहा हूँ। आगे क्या है? वास्तविक भार निकालते हैं। रियल भार कितना हो जाएगा? दोनों को गुना कर देंगे, आ जाएगा आपका तो 1.96 न्यूटन में आ जाएगा। दोनों को गुना करके निकाल लेंगे। आयतन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा रबर का घनत्व। बात समझ में आ रही है? तो 0.2 और बटा में आ जाएगा 1000, तो क्या आ जाएगा? 0.0002 आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। ये घनत्व आ गया। और आ गया ये उत्प्लावन बल निकालते हैं। इसके बारे में कहा जाता है 1000 को करेंगे गुना, दिख रहा है ना आपको? हाँ, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ। 1000 का गुना में करना पड़ेगा हमको 0.0002 और गुना करना होगा 9.8, आ जाएगा निकल के। इसको गुना करिएगा तो 1.96 न्यूटन। शून्य हो जाएगा, पता है आपका। वास्तविक भार में से उत्प्लावन बल ये भी इतना ही आया और वास्तविक भार इतना आया था, दोनों सेम आ गया। दोनों को जैसे ही आप घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 148 का 5 नंबर देना पड़ जाएगा मजबूरन, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं आया। गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि बेसिक सा आंसर है, यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण बहुत ज़्यादा होता है, उपजाऊ कारण लोग यहाँ पे ज़्यादा बसते हैं। पर यह कथन, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंद, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, परिवर्तित हो जाती है। ये सही बात लिखा गया है। फिर करा, छोटी जल कणिका जो वायु में तैरती रहती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है, ये भी सही बात है। यानी ये दोनों सही है, इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा सेशन लगा मुझे बताइएगा। आज का सेवा दोस्त इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। कैसा लगा सेट मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का सेवा इतना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।